जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत आज हम लोग अंतः प्रश्नों को देखेंगे। अंतः प्रश्न का मतलब आप जब एनसीईआरटी की बुक खोल करके देखेंगे तो पेज नंबर 185 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पेज नंबर 185 के क्वेश्चंस को पहले हम आपको बताएंगे, इसके बाद अगले पेज पे जो क्वेश्चन है उनको हम आपको बताएंगे। तो हम पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से समझें। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से तैयार करें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आए। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतः प्रश्न में पेज नंबर 185 के पहले क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो इन परिभाषाओं को हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल एक बार आप समझ लीजिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा ये होती है, देखिए ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने फोकस दूरी स्मॉल f होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमने बताया था, F = R/2 होता है। तो R की वैल्यू है 20/2 यानी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा कि अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर इंटेक्स जो क्वेश्चन है यानी अंतः जो प्रश्न है, इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आगे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके।
तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। आप देखे होंगे, हमने आपको बताया था कि जब आप सैलून में शेविंग कराने के लिए या बाल कटवाने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सामने कुछ ऐसे दर्पण लगे होते हैं कि जब उसके सामने आप बैठते हैं तो आपका चेहरा खूब बड़ा दिखाई देता है, तो खुद को देख करके आप खुश हो जाते हैं कि हम बहुत मोटे तगड़े हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसा गुण जो है अवतल दर्पण के अंदर होता है। तो अवतल दर्पण बिंब का यानी वस्तु का सीधा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। आपको इसके बारे में बताया गया था जब हम आपको उत्तल दर्पण का उपयोग बताए थे। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि वाहनों में, यानी जितने भी वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे बड़ी गाड़ियाँ हों, तो उनमें ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है वह उत्तल दर्पण का लगा होता है। तो उत्तल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है? तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और जब प्रतिबिंब छोटा बनता है ना तो ये प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो कौन सी गाड़ी आ रही है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसका दृश्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। दृश्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा होने का मतलब क्या कि अगर गाड़ी के पीछे, जो पीछे से गाड़ी आ रही है, अगर वो बहुत दूर होती है तो भी उत्तल दर्पण के द्वारा दिखाई दे देती है। तो वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, अस्पष्ट होता है और इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। तो इस प्रकार पेज नंबर 185 पर 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्नों के जवाब आपको दिए जा चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज 188 पर है, पेज 188 पर है, इसको भी देखते हैं। और यहाँ 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, आपको पता है। तो वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर और बटा में 2, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। एक बात आपको याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब चलिए, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखें। दिया हुआ है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
एक बात हम आपको बता दें कि वस्तु को हमेशा अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। देखें, यहाँ दिया हुआ है कि अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। वस्तु को हमेशा ध्रुव के सामने रखते हैं, तो ध्रुव के सामने यानी कह लीजिए कि दर्पण के सामने रखते हैं, और ये दिया हुआ है कि ये वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और आपको ये पता है कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और u की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। एक बात और आप समझ लीजिए कि प्रकाश की किरण हमेशा वस्तु से चलती है और दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। सामने देखिए, तो प्रकाश की किरण चलेगी इधर से और दूरी मापी जाएगी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में मापी जाने वाली जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और आपसे कह रहा है कि बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी यम की जो वैल्यू, यम आवर्धन है, यम की वैल्यू 3 है, और जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखे रहिएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यम की वैल्यू निगेटिव होती है। तो फिर आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। भी का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि दर्पण के लिए m इज -v/u होता है। रख देते हैं सबकी वैल्यू। m की वैल्यू दी गई है -3, और -v की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, और u की वैल्यू दी गई है -10। तो ज़रा देखें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 हो जाएगा v/10, और यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो याद रखे रहिएगा, अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और ये -30 है। -30 का मतलब यह प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने बनेगा। तो इस प्रकार पेज 188 पर केवल 2 ही क्वेश्चन दिए थे। ये दोनों क्वेश्चन होते हैं, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो 194 पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देख लेंगे, और फिर इसके बाद हम उदाहरण बताएंगे। यानी पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट करवाएंगे, उदाहरण बताएंगे। उदाहरण बताने के बाद जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया है, लास्ट के एक्सरसाइज को बताएंगे, और जब पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब अच्छी तरह से आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी, और बेल आइकन को तो आप प्रेस करेंगे ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।